आगे ले लिया रवि सर याद कैमरे पे तुम भी तो होगा यार चलो ये करो साथियों। आज पीटीआई जो 1983 हमारे साथी हैं, बेटे और बेटियां हरियाणा की धरती के लाल, उनके धरने पर समर्थन देने के लिए और अपने आप को उनके धरने से जोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी के हम सब साथी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये 1983 पीटीआई अध्यापक जो धरने पर बैठने को मजबूर हैं, इनकी मांग पुनर्बहाली की संपूर्ण तौर से जायज है। खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी एक षड्यंत्रकारी नीति के तहत इनको नौकरी पर वापस लेने से इनकार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इनके खिलाफ आया है, ये सही है। गाड़ी नंबर 32, 22 और 1500 ये आगे खड़ी, इनको हटाए थोड़ा। ये नहीं कहा कि किसी प्रकार से गाड़ी नंबर 32, 22 पूरी सिलेक्शन प्रक्रिया में कोई मैलाफिडे यानी कोई भ्रष्टाचार या घोटाला है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी पीटीआई अध्यापक को किसी अनियमितता का दोषी नहीं बताया है, केवल प्रक्रिया के अंदर अनियमितता पाई गई जिस वजह से ये निर्णय आया। और उस निर्णय में भी खट्टर साहब की सरकार का एक षड्यंत्र था, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया कि पीटीआई का काडर ही समाप्त हो गया है और पीटीआई का 33% प्रमोशन काडर टू टीजीटी भी समाप्त हो गया है। शायद ये दोनों पहलू उनके समक्ष रखकर मानवीय तौर से अगर अपील की जाती तो सुप्रीम कोर्ट इनकी नियुक्ति को खारिज ही ना करती। अब हमारी ये मांग है कि दुष्यंत चौटाला जी और खट्टर साहब सस्ती राजनीति छोड़कर, युवा विरोधी राजनीति छोड़कर, युवाओं का रोजगार और रोटी छीनने की राजनीति को छोड़कर इन पीटीआई अध्यापकों को कानून बनाकर वापस ले। कानून का मसौदा तैयार कर खट्टर साहब को मैंने भेज दिया है, उसकी एक प्रतिलिपि मैंने आज आपको दी है और पीटीआई अध्यापकों को भी दी है। ये कानून पारित कर दे, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इनकी नियुक्ति में कोई आड़ नहीं रह जाएगा। सच्चाई ये है कि खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी की भाजपा जजपा सरकार युवा विरोधी है। हर रोज युवाओं के रोजगार को छीनने, कर्मचारियों को नौकरी से निकालने, कर्मचारियों के भत्ते छीनने, कर्मचारियों की प्रताड़ना करने, लगता है कि खट्टर साहब का एकमात्र यही ध्येय बन गया है। हमारी ये मांग है कि ये संघर्ष जारी रहेगा और मैंने इन साथियों को ये आश्वासन भी दिया है कि जिस दिन खट्टर सरकार बदलेगी और कांग्रेस की सरकार आएगी, कानून बनाकर अगर इस सरकार ने नहीं मानी मांग तो हम इन सारे 1983 अध्यापकों को वापस रोजगार देंगे। अभी कहा कि प्रक्रिया में खामी थी जिसके कारण को निकाला गया, तो उस प्रक्रिया में खामी के लिए किसको जिम्मेदार मानते हो? देखिए, कई बार प्रक्रिया में इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर चेयरमैन और मेंबर्स को क्लीन चिट दी है। चौटाला जी और खट्टर साहब झूठ बोलते हैं जब उन्होंने एक झूठी एफआईआर एसएस बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन और पूर्व फौजी ब्रिगेडियर एसएस पूनिया और दूसरे सदस्यों पर दर्ज किए। एफआईआर अपने आप में दुर्भावनापूर्ण है, प्रतिशोध और नफरत के कारण है, बदले की भावना से दर्ज की गई है। जब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि किसी प्रकार का चेयरमैन या मेंबर का कसूर ही नहीं, किसी पीटीआई अध्यापक का कसूर नहीं, कोई गड़बड़ झाला नहीं, तो एफआईआर क्यों दर्ज की गई? केवल इसलिए कि इन 1983 बच्चों को नौकरी नहीं लगाना, इस एफआईआर के बहाने से। यही है। तो आप मानते हैं कांग्रेस की सरकार आने पर इनको पहली कलम से? जी बिल्कुल, मैंने कहा है कांग्रेस की सरकार आएगी, हम एक कानून बनाकर इन साथियों की बहाली का कानून लेकर आए। धन्यवाद। चुनाव के बारे में क्या कहेंगे? पीटीआई ने भी बहिष्कार किया चुनाव का। देखिए, बड़ौदा के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी विजयी होगी। कांग्रेस पार्टी के ही एक सम्मानित वरिष्ठ साथी की मृत्यु के कारण, उनके स्वर्गवास के कारण ये खाली हुई है सीट, और हमें ये विश्वास है पहले भी ये कांग्रेस के पास रही है और कांग्रेस जिस उम्मीदवार को उतारेगी वो विजयी होगी। रणदीप जी, क्या नहीं मानते कि बीजेपी ने जब कांग्रेस सत्ता में थी 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो करप्शन और महंगाई, सबसे ऊपर महंगाई को मुद्दा बना के
मनमोहन सिंह की सरकार को न केवल सत्ता से बाहर किया बल्कि 100 से कम सीटों पे समेट दिया। अब महंगाई उससे ज़्यादा है, पेट्रोल और डीजल अगर आप खासतौर देखें, और उसके बावजूद इतना बड़ा मुद्दा नहीं बन पा रहा, मतलब इसको जन आंदोलन नहीं बन पा रहा। क्या मानते हैं? कोरोना महामारी भी एक कारण है कि बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो कारण है या आड़ है सरकार की? नहीं, सरकार कोरोना की आड़ में पेट्रोल और डीजल को 80 पार करवा दिया। 3 तथ्य बड़े महत्वपूर्ण हैं इसके बारे में जानने वाले। नंबर 1, खट्टर सरकार ने 1 रुपया 10 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल पर कोरोना के बीच में टैक्स लगाया, और मोदी जी ने डीजल के भाव 11 रुपया 17 पैसे प्रति लीटर और पेट्रोल के भाव 9.25 रुपया प्रति लीटर बढ़ाए। केवल इस बढ़ोतरी से अकेले मोदी जी ने 3 लाख करोड़ रुपया के करीब अतिरिक्त कमाए। खट्टर साहब ने जो पैसा जोड़ा वो अलग है। दूसरी बात, 2014 मई से आज तक नरेंद्र मोदी जी ने डीजल और पेट्रोल पर जो शुल्क है केंद्रीय, वो 820% डीजल पर और 248% पेट्रोल पर बढ़ा 18 लाख करोड़ जनता की जेब से निकाले। तीसरी बात और महत्वपूर्ण बात जो है, अगर कच्चे तेल की मौजूदा कीमत देखें तो वो मौजूदा कीमत के मुताबिक तेल की कीमत 19 रुपया 80 पैसे प्रति लीटर के करीब है। 19 पैसा प्रति लीटर का डीजल और पेट्रोल 80 रुपया में खट्टर सरकार और मोदी सरकार बेच रही है। ये अपने आप में अमानवीय है और सरकार को ये वापस लेना चाहिए। बहुत जल्द एक व्यापक और बड़ा जन आंदोलन कोरोना की प्रतिबंध खुलते ही कांग्रेस पार्टी तैयार करेगी। हमारे वीर शहीद हुए, तो हमारी देश की सरकार की जो भूमिका रही वो ठीक थी क्या मौके पर जवाब दे देना चाहिए था इस बारे में? प्रधानमंत्री मोदी जी चीन से आंख में आंख डालकर बात कब करेंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी चीन को लाल आंख कब दिखाएंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी का 56 इंची सीना चीन को कब नजर आएगा? प्रधानमंत्री मोदी जी पेंगोंग सो लेक इलाके में फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच जो लगभग 50 किलोमीटर पर चीन ने कब्जा किया है, उसे कब छुड़वाएंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी गलवान घाटी समेत पेट्रोल पॉइंट 14 जहां हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, वहां से चीन का कब्जा कब छुड़वाएंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी हॉट स्प्रिंग्स लद्दाख से चीन का कब्जा कब छुड़वाएंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी वाई जंक्शन डेप्सांग प्लेन से चीन का कब्जा कब छुड़वाएंगे, जहां 18 किलोमीटर अंदर तक उन्होंने कब्जा कर लिया है? इन सब बातों का जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। राष्ट्रवाद की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी प्राइम मिनिस्टर, तो क्या मानते हैं कि चीन से निपटने में किस तरह की वो राष्ट्रवाद कहाँ है? अब राष्ट्रवाद राष्ट्र सेवा और राजधर्म की अनुपालना का नाम है। राष्ट्रवाद भारत माँ की सरजमी की रक्षा का नाम है। राष्ट्रवाद दुश्मन जब हमारी सीमा में घुस आए तो उसे खदेड़ने का नाम है। दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री इन तीनों में औंधे मुंह फेल साबित हुए हैं। लेह में गए हैं तो लेट गए हैं, उनका जाना ठीक रहा, इस बारे में प्रधानमंत्री जी को हमारी सेना का साहस बढ़ाना चाहिए, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। परंतु हमारी सेना कहाँ तैनात है? लेह के नीमू से आगे 280 किलोमीटर आगे गलवान घाटी में, या फिर वाई जंक्शन जो हमारा डेप्सांग प्लेन्स का है वहां पर, या पेंगोंग सो लेक इलाके में, वो 280 किलोमीटर और आगे। प्रधानमंत्री जी, आप चीन सेना तो चीन का मुकाबला कर रही है, पर पीएम चीन का नाम लेने से भी क्यों डरते हैं? मन की बात करेंगे तो चीन का नाम लेना भूल जाते हैं, राष्ट्र को संबोधन करेंगे तो भी चीन का नाम लेना भूल जाते हैं। कल सैनिकों को संबोधन किया और चीन का नाम नहीं ले पाए। एक मजबूत विश्व गुरु भारत के प्रधानमंत्री इतने कमजोर क्यों? सवाल ये है, चीन का गरूर कब तोड़ेंगे? हमारे सैनिकों की शहादत क्या व्यर्थ चली गई है? हमारे सैनिकों की शहादत का न्याय कब होगा?
इन बातों का जवाब उन्हें देना चाहिए। कब्जा आगे बढ़ रहा है, बीजेपी सरकार क्लियर कर रही है, कब्जा आगे नहीं बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति क्लियर क्यों नहीं हो पा रही है? आदरणीय मित्र, या तो सारे पत्रकार, सारे रक्षा विशेषज्ञ, पूर्व सेना प्रमुख, सारे आर्मी के जनरल, सारी सैटेलाइट और आज फोटो आ गई, ये सब झूठ बोल रहे हैं, या फिर प्रधानमंत्री जी को तथ्यों की पूरी जानकारी नहीं दी जा रही। तो इसका जवाब तो उनको, देश को देना चाहिए। आज ही जो एक अंग्रेजी अखबार ने पहला पिक्चर चीन के कब्जे का छाप दिया, ये मैं आपको भी भेज दिया। रणदीप जी मानते प्राइम मिनिस्टर कायर हैं? देखिए, किसी भी प्रधानमंत्री के बारे में ये कहना अनुचित होगा, तो ये नाटक चल रहा है। और मैं कभी भी मेरे प्रधानमंत्री के बारे में, जब चीन और हिंदुस्तान आमने सामने है, तो ऐसा नहीं कहूँगा। सुरजेवाला जी, ये नाटक, मैं ये कहूँगा, सरकार प्रधानमंत्री जी को साहस दिखाना चाहिए और हमारी सेना को समर्थन देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को, सेना को बल और ताकत देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को चीन से आंख में आंख डालकर बात करनी चाहिए, लाल आंख दिखानी चाहिए, जैसा वो कहा करते थे, और देश की सरजमी से चीनियों को खदेड़कर भारत माँ का झंडा वापस लगाना चाहिए। धन्यवाद। सुरजेवाला जी, इस तरह 2024 के अंदर विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं, उनसे पहले ही कोई चुनाव होने की देखिए, ये बेमेल सरकार है और कब अपने बोझ के नीचे गिर जाए ये किसको मालूम।